नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। तो वी आर स्टडिंग सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा चैप्टर चल रहा है अभी। ठीक है, आवाज़ आ रहा है? हाँ। तो ये अभी हमारा चैप्टर ऑन गोइंग है, जहाँ पे अभी हमने सेल के बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर और सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अगर सब्सटेंस थोड़ा बहुत है तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, और अगर ज़्यादा अमाउंट में है, बल्क में है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल से रिलेटेड, दैट इज सेल वॉल। क्लियर है? तो अभी बेसिकली हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स इसको हम बोलते हैं, बट दीज आर नॉट एक्चुअली सेल ऑर्गेनेल्स। चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो या सेल मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन हो या सेल वॉल हो, दीज आर नॉट एक्चुअली सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स ये नहीं है। सेल ऑर्गेनेल्स आर द मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ये सब मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, पहले मेम्ब्रेन क्लियर कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल एंटर इन साइटोप्लाज्म एंड देन वी विल गो ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड, अच्छा हम जब बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं नॉन लिविंग, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, तो पहले ही लेक्चर में हमने बात किया था कि सबसे छोटा यूनिट जहाँ पे लाइफ है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो फिर हम सेल वॉल को नॉन लिविंग, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो लिविंग है दैट इज सेल, तो फिर हम सेल मेम्ब्रेन को लिविंग बोल रहे हैं, सेल वॉल को नॉन लिविंग बोलेंगे। ये क्या है? तो दीज आर रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग से मतलब है मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What is cell wall? It is a rigid structure that forms outermost covering of plant cell. Outermost that means plant cell में सबसे बाहर ये प्रेजेंट होता है, और ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है। दिस इज सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये वाला, ये जो अंदर हल्का आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। याद रखिएगा, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल। ये एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्लियर है? इट इज ओनली प्रेजेंट इन, ओनली क्या, बाकी तो सब में प्रेजेंट ही होता है। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, फंगल सेल एंड बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां जब मोनेरा में पढ़ते हैं तब हम बैक्टीरिया का सेल वॉल डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है। तो वहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग तब बैक्टीरिया का सेल वॉल डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अभी हम लोग मोस्टली प्लांट सेल वॉल पे फोकस करेंगे। तो इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्लांट। क्लियर है? यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। एंड ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखना है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है और एक रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है। क्लियर है? एल्गी, अब देखते हैं थोड़ा सा कंपोजिशन। एल्गी के का जो सेल वॉल है वो बना होता है सेलुलोज। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। दीज ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट। इसको हम लोग माइक्रोफाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स या मैक्रोफाइब्रिल्स भी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये क्या है, इसके बारे में तो आपको पता होगा। हाँ सर, ये तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हो। तो ग्लूकोज ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अब लेट सपोज हम ग्लूकोज का ये सिंबल दे दिए, ये दिस इज द सिंबल ऑफ ग्लूकोज, सिंबल है। तो ग्लूकोज का चेन, चेन ऑफ ग्लूकोज, अगर चेन ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, तो इसको बोलते हैं स्टार्च। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया स्टार्च, जो कि प्रेजेंट होता है वीट में, पोटैटो में, राइस में। क्लियर है? और अगर ये चेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना ज्यादा, इतना बड़ा चेन बन गया कि ये छोटा सा धागा, हल्का फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो इसी को बोलते हैं सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज क्या है? ग्लूकोज का एकदम लंबा चेन, इतना बड़ा चेन कि अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये थोड़ा सा फाइबर के फॉर्म में होता है, रेसा जैसा होता है सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है? ये ग्लूकोज का एकदम बड़ा सा चेन है। हमारा बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है सेलुलोज को। और ग्लूकोज का जो थोड़ा सा बड़ा चेन होता है स्टार्च, हम लोग यहीं तक डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर ये चेन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो फिर हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। और सेलुलोज बनता है सेल मेम्ब्रेन में। इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक ही चीज जगह हो गया। तो आई होप कि सेलुलोज अब आपको क्लियर है। सेलुलोज क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और कितना कॉम्प्लेक्स? बहुत कॉम्प्लेक्स। ग्लूकोज का एकदम लंबा चेन।
बहुत लंबा चेन ग्लूकोज का, ये है सेलुलोज, फाइबर के फॉर्म में, इतना लंबा कि छोटा छोटा फाइबर बन गया, धागा जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, एंड दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोफाइब्रिल्स और मैक्रोफाइब्रिल्स बेस्ड ऑन देयर साइज, साइज के बेसिस पर माइक्रो या मैक्रोफाइब्रिल्स बोलते हैं। चलिए, तो एल्गी का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, रियली सॉरी अबाउट दैट। तो ये एल्गी के सेल वॉल का कंपोजिशन है, मोस्टली प्रेजेंट होता है सेलुलोज, इसके अलावा हेमी सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों इसका जरूरत पड़ता है और ये सब आपस में कैसे अरेंज होता है, इसके बारे में बात करेंगे। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके बारे में हम लोग डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, एंड फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। अच्छा, फंगस तो जानते हैं ना, इसको हम लोग हेट्रोट्रॉपिक प्लांट भी बोलते हैं, फंगस, मशरूम हो गया, दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन, ये बैक्टीरिया जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, फीड ऑन डेड बॉडी, क्लियर है। तो फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन। हालांकि फंगस प्लांट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका स्ट्रक्चर प्लांट के सिमिलर है और ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, तो इसीलिए अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरे पे डिपेंड है, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, इसीलिए हेट्रोट्रॉपिक, और प्लांट जैसा स्ट्रक्चर है इसीलिए प्लांट, इसीलिए फंगस को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। तो फंगस का सेल वॉल किसका बना है, काइटिन का, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, और एल्गी और प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, एल्गी और प्लांट दोनों का सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, तो थोड़ा सा हम देखते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल मोस्टली तीन तरह का होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पर, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल, क्लियर है। अब इसको समझिए, ये क्या होता है। प्राइमरी सेल वॉल बहुत ही पतला, देखिए सिंपली अगर हम बताएं तो सेल, नया नया सेल बना, न्यूली फॉर्म सेल, जो नया नया सेल बना है डिवीजन के बाद जो बना है, उसमें जो सेल वॉल होगा वो प्राइमरी सेल वॉल, और जैसे जैसे सेल मैच्योर हो जाएगा उसमें जो सेल वॉल होगा वो सेकेंडरी सेल वॉल। आप बोलेंगे सर मरते वक्त टर्शियरी सेल वॉल, नहीं, टर्शियरी सेल वॉल कहीं और प्रेजेंट होता है। तो प्राइमरी सेल वॉल कैसा होता है, बाय नेचर थीन, इलास्टिक, पतला होगा, इलास्टिक होगा, और मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, cellulose, hemicellulose and pectin, and it is present in newly formed cell. It diminishes as cell mature, capable of growth. जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है, ग्रो होने लगता है, ये धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्राइमरी सेल वॉल मतलब ये तभी प्रेजेंट होगा जब सेल अभी नया नया बना है, और ये कैसा होता है, थीन और इलास्टिक। सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड, मजबूत, थिक एंड कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। ये भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैनेंस, गैलेक्टेंस इसका बना होता है, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट होता है, एंड इट इज प्रेजेंट इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। जैसे मान के चलिए नया नया सेल बना, तो प्राइमरी सेल, अब इसके अंदर एक रिजिड बनना शुरू हुआ, अब इसके अंदर एक रिजिड वॉल बनना शुरू हुआ, और ये जो रिजिड वॉल है ये सेकेंडरी। तो रेड कलर वाला कौन सा था, प्राइमरी सेल वॉल, और ये जो है ये है सेकेंडरी सेल वॉल। दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, एंड रेड कलर दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे खत्म हो जाता है एज द सेल मैच्योर, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल जानते हैं, वो टिश्यू, वो सेल जो प्लांट के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, रूट के एपेक्स पे और शूट के एपेक्स पे, जो प्लांट के टॉप पे प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। हम जानते हैं कि प्लांट का सारा सेल डिवाइड नहीं कर सकता है, ओनली सम सेल ऑफ प्लांट हैज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। प्लांट का सिर्फ कुछ सेल के पास डिवीजन का कैपेसिटी होता है, प्लांट का सारा सेल डिवाइड नहीं कर सकता है, और वो जो कुछ सेल जिसके पास डिवीजन का कैपेसिटी है, जो एक्चुअली डिवाइड कर सकता है, दीज आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल, एंड दीज सेल प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ रूट एंड शूट, शूट के भी टॉप पे और रूट के भी टॉप पे, यानी कि एपेक्स पे।
ऐसे सेल को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। अब क्यों नहीं होता है इसमें? क्योंकि इन मेरिस्टेमेटिक सेल का काम ही होता है डिवाइड करना, 1 से 2, 2 से 4, तो मैच्योर होने का टाइम ही कहाँ मिल रहा है? 2 से 4, 4 से 8, इसका काम ही है डिवाइड करना, तो मैच्योर होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए इनमें कैसा सेल वॉल होता है? प्राइमरी सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल होता है वो एकदम थिन और इलास्टिक, क्योंकि कंटिन्यू सिर्फ डिवीजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? तो मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट होता है एंड इट इज प्रेजेंट, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ सेल वॉल। थर्ड, एक तीसरे तरह का सेल वॉल होता है जिसको बोलते हैं टर्शियरी सेल वॉल, जो मोस्टली बना होता है हेमीसेलुलोज का। क्लियर है? और हेमीसेलुलोज और कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस होते हैं, उतना हम लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानिए कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है टर्शियरी सेल वॉल। इट इज प्रेजेंट इन द ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोएस्पर्म। अब पहले जिम्नोएस्पर्म को समझिए। अगर आप डाइवर्सिटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा प्लांट का 5 फाइलम होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोएस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन है। सबसे सिंपल प्लांट थैलोफाइटा, एल्गी, उससे सिंपल, उससे आगे ब्रायोफाइट, उससे टेरिडोफाइट, जिम्नोएस्पर्म जिसमें पाइनस ट्री आता है, क्रिसमस ट्री, और उसके बाद एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट सबसे डेवलप्ड। तो जिम्नोएस्पर्म के ट्रैकिड्स में, अब ट्रैकिड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्लांट में हम जानते हैं कि प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू होता है, वेस्कुलर बंडल होता है जिसका काम होता है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना। एक होता है जाइलम दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड हार्मोन। तो ये जो जाइलम है ना, ये जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, दैट मीन्स बहुत अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बना होता है। और इसी जाइलम का एक पार्ट होता है, एक कंपोनेंट होता है ट्रैकिड्स, जो कि नॉन लिविंग होता है। और ये ट्रैकिड्स के अंदर सेल वॉल कैसा होता है? टर्शियरी सेल वॉल। कैसा सेल वॉल होता है? टर्शियरी सेल वॉल। लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, समझ में आया? लिग्निन की वजह से, लिग्निन की वजह से एकदम, इसी लिग्निफाइड बोलते हैं इसको। लिग्निन, लिग्निन अगेन एक सब्सटेंस है, तो लिग्निन की वजह से सेल वॉल एकदम रिजिड हो जाता है, इम्परमिएबल टू वाटर, बिल्कुल नॉन परमिएबल हो जाता है। क्लियर है? तो टर्शियरी सेल वॉल। आप बोलेंगे सर नॉन परमिएबल हो जाता है तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? इसका तो आप भी बताए हैं कि ट्रैकिड्स जिम्नोएस्पर्म के कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होता है? तो जाइलम में प्रेजेंट होता है, जिसका काम ही है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। तो ऊपर में जगह जगह पोर होता है, ऊपर में जगह जगह पोर प्रेजेंट होता है, और इस पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, उसको पिट्स बोलते हैं, पोर नहीं होता है। बेसिकली जैसे मान के चलिए ये एक ट्रैकिड्स हो गया और ये दूसरा ट्रैकिड्स हो गया। क्लियर है? तो दोनों ट्रैकिड्स के बीच में कुछ जगह होता है जहाँ पे एक्चुअली लिग्निन नहीं होता है, और जहाँ पे लिग्निन नहीं होता है उसको बोलते हैं पिट्स, और वहीं से सब्सटेंस यानी कि वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी पूरा लिग्निफाइड होता है, पूरी तरीके से पैक, वाटर प्रूफ। तो इस तरीके से के सेल वॉल को बोलते हैं टर्शियरी सेल वॉल, लिग्निफाइड सेल वॉल, जो कि मोस्टली कहाँ हम लोग को देखने को मिलता है? ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोएस्पर्म, जिम्नोएस्पर्म के ट्रैकिड्स में। एंड ट्रैकिड्स इज द पार्ट ऑफ vascular tissue that is called xylem, and xylem transport water and mineral. क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल वॉल कितने तरह का होता है? 3 तरह का। प्राइमरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूली फॉर्म सेल में, जो सेल नया नया बना है उसमें कौन सा सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल, थिन, फ्लेक्सिबल। जैसे जैसे मैच्योर हुआ वो सेल वॉल किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी, रिजिड बन गया, थिक बन गया। कौन सा सेल वॉल बन गया? सेकेंडरी। और एक तीसरे तरह का लिग्निफाइड सेल वॉल होता है जो प्रेजेंट होता है जिम्नोएस्पर्म के ट्रैकिड्स में। ये देखिए, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल अनऑर्गेनाइज्ड, एंड दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर है? तो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ये थिन, फ्लेक्सिबल, और ये रिजिड, थिक। ये diminishes as the cell mature, और इट इज प्रेजेंट इन मैच्योर सेल, इट इज प्रेजेंट इन न्यूली फॉर्म सेल। नया नया सेल में ये है और मैच्योर सेल में ये है। ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये मैच्योर सेल में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है? और दो सेल के बीच का जो कॉमन लेयर होता है दैट इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। दो सेल के बीच का कॉमन लेयर को क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। ये एक सेल और ये दो, और इसका बीच का जो ये कॉमन लेयर है, एंड दैट कॉमन लेयर इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। इस कॉमन लेयर को क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला।
एंड मिडिल लेमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट एक सब्सटेंस है जिससे ये मिडिल लेमेला बना होता है, इसीलिए इसको प्लांट सीमेंट बोलते हैं। सीमेंट का काम क्या होता है? दो ईंटा को जोड़ करके रखना। तो ये भी क्या कर रहा है मिडिल लेमेला? दो सेल वॉल को आपस में जोड़ रहा है, दो सेल को आपस में जोड़ के रखे हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मिडिल लेमेला। क्लियर? सॉरी, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लांट सीमेंट विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट एंड दिस लेयर इज कॉल्ड मिडिल लेमेला। तो आई होप ये क्लियर हो गया मिडिल लेमेला क्या है। दो सेल के बीच का जो कॉमन लेयर होता है, दैट कॉमन लेयर इज कॉल्ड मिडिल लेमेला विच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, प्लांट सीमेंट। क्लियर है? चलिए, तो मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, एंड दो सेल के बीच का जो कॉमन लेयर होता है दैट इज मिडिल लेमेला विच इज मेड अप ऑफ प्लांट सीमेंट, दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे बाहर की तरफ जो सेल वॉल होता है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, ये वाला जो है ये प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद दीज डिफरेंट लेयर दीज आर सेकेंडरी वॉल। ये क्या होता है? सेकेंडरी वॉल। ये जो अलग अलग आपको लेयर दिख रहा है ये अलग, दीज आर सेकेंडरी सेल वॉल। और अंदर में अगर कोई लेयर प्रेजेंट है दैट इज टर्शियरी सेल वॉल विच में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर होगा। ठीक है, वो जूम करके दिखाएगा, इसलिए आपको लग रहा है कि सर सबसे ज़्यादा स्पेस तो यही वॉल ही ऑक्यूपाई करेगा, तो फिर सेल का मेन प्रोटोप्लाज्म तो बहुत कम हो गया। नहीं, ये बहुत जूम करके दिखाया गया इसीलिए इतना थिक लग रहा है। एक्चुअली में इतना इसके कंपैरिजन में इतना ज़्यादा इसका वॉल्यूम होता नहीं है। अब ये बनता कैसे है? सबसे पहले ये जो सेलुलोज जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, सेलुलोज, सेलुलोज क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि माइक्रोफाइब्रिल्स और मैक्रोफाइब्रिल्स के फॉर्म में अरेंज होता है। ये सबसे पहले स्केलेटन बनाता है। क्या बनाता है? स्केलेटन। दीज आर अरेंज्ड। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है दीज आर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ये पहले स्केलेटन बनाया। क्लियर है? कुछ ऐसे समझिए जैसे घर वगैरह में छत ढालते हैं या पिलर ढालते हैं तो पहले उसमें आयरन लोहा का एक स्केलेटन बनाया जाता है और फिर उसको कंक्रीट से भर दिया जाता है ना, तो बन के तैयार हो गया पिलर। तो उसी तरीके से वो जो लोहा का पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्लियर है, बीम तैयार किया जाता है, तो वो स्केलेटन तैयार किया जाता है। यहाँ भी माइक्रोफाइब्रिल्स, सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रिल्स का एक स्केलेटन बनता है। ये देखिए, एक स्केलेटन बन रहा है, और इस स्केलेटन के बीच में फिर बाकी सब्सटेंस जैसे कि पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन, ये सब सीमेंट का काम करता है, इसको जोड़ करके रखता है। तो इस तरीके से बन गया। ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, दीज आर सेलुलोज, दीज आर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। ये जो आपको दिख रहा है ये दीज आर सेलुलोज एंड दीज आर हेमीसेलुलोज। तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज एक स्केलेटन बनाया और इसके बीच में फिर भर गया सारा सब्सटेंस, बाकी जितना भी था। क्लियर है? पैक्टिन वगैरह जो सीमेंट का काम किया, और इस तरीके से बन के तैयार हो गया। ये जो आपको थिकनेस दिख रहा है दिस इज सेल वॉल। इसके ऊपर ये जो हल्का सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऊपर प्लास्टिक जैसा, दिस इज मिडिल लेमेला। ये सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल है, और ये बीच वाला जो दिख रहा है, याद आ रहा है, ये तो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, तो बीच वाला ये जो है दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है ये है सेल वॉल, और ये वाला जो पार्ट है ये है मिडिल लेमेला। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना है। सेल वॉल बना है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन का, जहां पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एक स्केलेटन बनाता है, और उस स्केलेटन को जोड़ करके, यानी कि उसके बीच में सीमेंटिंग का काम, सीमेंट का काम करता है बाकी सब्सटेंस, पैक्टिन वगैरह, इसको सबको जोड़ करके रख देता है। क्लियर है? सो दिस इज सेल वॉल, और अंदर वाला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये है सेल मेम्ब्रेन। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से ये पहले अरेंज रहता है, स्केलेटन बनाता है, सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल्स एंड मैक्रोफाइब्रिल्स कुछ अरेंजमेंट, और फिर इसके बीच में सीमेंट का काम करता है, और फिर बन करके तैयार हो जाता है क्या? सेल वॉल। क्लियर हुआ? तो ये वाला पार्ट क्या है? ये मिडिल लेमेला है।
ये जो बीच वाला पार्ट है ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करके दिखाया गया है, ऐसा इतना एक्सपेंडेड स्टेट में होता नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि इस तरीके से सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स और मैक्रोफाइब्रिल्स अरेंज रहता है, एक स्केलेटन बनाया और इसके बीच में सीमेंट का काम कौन करता है, बाकी सब्सटेंस। तो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एंड मैक्रोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड इन लेयर। ये माइक्रोफाइब्रिल्स और मायोफाइब्रिल्स अलग अलग लेयर में अरेंज होकर के क्या बनाते हैं, स्केलेटन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का स्केलेटन, जैसे लोहा का स्ट्रक्चर बन गया। And between these layer other substance like pectin, hemicellulose is present which act as a matrix, matrix यानी कि सीमेंट, जो सेल वॉल के सीमेंट का काम करता है। बाकी सब्सटेंस पैक्टिन्स वगैरह इसके बीच में फिल हो गया और ये किसका काम करता है, सीमेंट की तरह काम करता है। पहले ये स्ट्रक्चर बनाया सेलुलोज और फिर बाकी सब्सटेंस सीमेंट की तरह इसको पैक कर दिया और बन करके तैयार हो गया एक रिजिड स्ट्रक्चर, एंड दैट रिजिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल वॉल। तो थोड़ा सा आगे बात करते हैं। और दो सेल के बीच में कुछ जगह ऐसा होता है कहीं कहीं पे जहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, और जहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है वहां का जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे ये मान के चलिए दो सेल है, क्लियर है, तो ये मेम्ब्रेन था और ये इसके बाहर जो है ये सेल वॉल है, ब्लैक कलर से क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, ब्लैक कलर से क्या है, सेल वॉल है। तो बीच बीच में कुछ स्पेस ऐसा होता है जहां पे सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है आपस में। तो दो सेल, ये पहला और ये दूसरा, दोनों सेल का साइटोप्लाज्म ये वो जगह है जहां पे डायरेक्ट आपस में कनेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। और इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, द टर्म गिवन बाय स्ट्रासबर्गर, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इट इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। दो एडजेसेंट सामने आपस में जो मौजूद प्लांट सेल होता है उनके बीच का वो जगह जहां पे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जहां पे उनका साइटोप्लाज्म डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट। अगर कोई प्लांट अगर मल्टीसेलुलर प्लांट है तो उसमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता ही होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। मोस्टली मल्टीसेलुलर प्लांट में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन देखने को मिलता है। और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जहां पे होगा वहां पे ध्यान रखिएगा सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है बट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ये साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी को कौन मेंटेन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कंटिन्यूटी को, साइटोप्लाज्म कंटिन्यू रहे, इसको मेंटेन करने का काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग देखेंगे आगे, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसका और भी बहुत सारा काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, प्रोटीन यही बनाता है, लिपिड यही बनाता है, क्लियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ठीक बाहर प्रेजेंट होता है। और साथ में ये साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग नेचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साइटोप्लाज्म इसी की वजह से स्ट्रीम करते रहता है, मूव करते रहता है धीरे धीरे, क्लियर है। और यही साइटोप्लाज्म को कंटिन्यू भी रखता है दोनों सेल में, कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्लियर हो गया होगा। तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन का मतलब हुआ दो सेल के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन, जहां पे दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि वहां पे सेल वॉल एब्सेंट है। तो इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट। मल्टीसेलुलर प्लांट में ये प्रेजेंट होता है। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, कुछ बात, ये जो सेल वॉल मटेरियल है वो बनता कहाँ है, प्लांट की गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज अगेन एक सेल ऑर्गेनल्स है, बार बार ये सेल ऑर्गेनल्स आ रहा है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक एक सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन, सब कुछ। तो उसी तरीके से एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक बाहर होता है, उसके बाद होता है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज, तो प्लांट में जो गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होता है, तो गोल्जी बॉडीज ऑफ प्लांट आर कॉल्ड डिक्टियोजोम्स। प्लांट के गोल्जी बॉडीज को क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स। तो सेल वॉल के लिए जो भी चीज चाहिए वो कहाँ बनता है, गोल्जी बॉडीज में, डिक्टियोजोम्स में। और सेलुलोज जो चाहिए प्लांट के सेल वॉल के लिए, जो सेलुलोज चाहिए, ये सेलुलोज बनता है सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ऑलरेडी बता चुके हैं पहले भी कि सेल मेम्ब्रेन
में ही क्या बनता है, सेलुलोज, और फिर उस सेलुलोज का यूज किया जाता है सेल वॉल बनाने में, और सेल वॉल बनाने में जो बाकी सब्सटेंस का यूज किया जाता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है प्लांट के गोल्जी बॉडीज में, एंड द गोल्जी बॉडीज ऑफ प्लांट आर कॉल्ड डिक्टियोजोम्स। प्लांट के गोल्जी बॉडीज को क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स। तो चलिए थोड़ा सा फंक्शन पे बात करते हैं। सबसे पहला, सेल वॉल वर्क्स एज अ फ्रेम एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल। एक्सोस्केलेटन समझिए, बाहर से वाला स्केलेटन, क्लियर है। जैसे इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन होता है, उनका स्केलेटन बाहर होता है। स्केलेटन वो पार्ट हो गया बॉडी का जो बॉडी के शेप और साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो काम हमारे बॉडी में बोन्स करता है। हड्डी हमारे बॉडी में क्या बनाता है, स्केलेटन, लेकिन हमारा स्केलेटन बॉडी के अंदर है, तो हम लोग का इंडोस्केलेटन है बॉडी के अंदर। और अगर यही स्केलेटल सिस्टम बाहर होता, जैसे इंसेक्ट का होता है, कॉकरोच में होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो सेल वॉल एक सेल का एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है, फ्रेम बनाता है, फ्रेम जो सेल का शेप और साइज डिसाइड कर रहा है। सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल, ये सेल को क्या देता है, शेप। ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, दैट मीन्स फ्रॉम पैथोजेंस, पैथोजेंस से बचाता है। मैकेनिकल इन्फेक्शन, मैकेनिकल डैमेज, कोई चीज हिट किया तो क्योंकि रिजिड है तो ये इस स्ट्राइक को, इस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और सेल को प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, दो सेल के बीच में इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। हाउ, बाय प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। हम जानते हैं कि वो जगह होता है जहां पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था, इससे पहले के पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि सेल वॉल इम्परमिएबल, सॉरी फुल्ली परमिएबल होता है। सेल वॉल कैसा होता है, फुल्ली परमिएबल, दैट मीन्स इट अलाउ एवरी सब्सटेंस टू क्रॉस। इसके लिए कोई पोलर नॉन पोलर से इसको मतलब नहीं है, फुल्ली परमिएबल है, कोई साइज वगैरह से नहीं। लेकिन हाँ, जो बड़ा बड़ा मैक्रोमोलेक्यूल है और अनडिजायरेबल है, जरूरी नहीं है, तो ये बड़ा बड़ा मैक्रोमोलेक्यूल दे कैनॉट क्रॉस सेल वॉल, तो उसके लिए वो बैरियर का काम करता है सेल वॉल। दिस ये मैक्रोमोलेक्यूल के लिए, बड़े बड़े मैक्रोमोलेक्यूल है जिसका प्लांट का कोई यूज नहीं है, जिसका प्लांट को कोई यूज नहीं है, उसके लिए बैरियर का काम करता है कौन, सेल वॉल। सो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। आई होप इट इज क्लियर। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते ही हम लोग को समझ में आ जाता है कि भाई फंक्शन क्या होगा। क्योंकि रिजिड है तो इट विल प्रोवाइड फ्रेम, और बाहर की तरफ है तो कैसा, एक्सोस्केलेटन। रिजिड है तो इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ द सेल, ये सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, शेप। सेल का जो भी शेप है वो किसके वजह से, सेल वॉल के वजह से। सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचाएगा, कोई चीज अगर हिट कर रहा है सेल को तो मैकेनिकल डैमेज होने से सेल को बचाएगा। इन्फेक्शन से बचाएगा, पैथोजेंस सेल को इन्फेक्ट ना करे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड पैथोजेंस, वो सेल को इन्फेक्ट ना करे, उससे बचाएगा। और सेल टू सेल इंटरेक्शन, दो सेल के बीच में इंटरेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कौन, सेल वॉल। और जो बड़ा बड़ा मैक्रोमोलेक्यूल है अनडिजायरेबल, जिसका सेल को कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए भी किसकी तरह काम करता है, बैरियर की तरह काम करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल मटेरियल, कुछ मटेरियल कहाँ बनता है, गोल्जी बॉडीज, और प्लांट के गोल्जी बॉडीज को बोलते हैं डिक्टियोजोम्स। और सेलुलोज जो कि मेन कंपोनेंट है वो कहाँ बनता है, सेलुलोज बनता है सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ बनता है, सेल मेम्ब्रेन में। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा सेल वॉल। और प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन भी समझ में आ गया होगा, दो सेल के बीच का कनेक्शन जो जहाँ पे साइटोप्लाज्म एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। चलिए थोड़ा सा अब हम जानते हैं, अब धीरे धीरे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। आखिर साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो बस इतना याद रखना है आपको, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। सेल के बीच में जो डार्क ओवल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोले थे। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भी पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट इज द पार्ट ऑफ सेल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भी पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भी पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। टर्म गिवन बाय अगेन स्ट्रसबर्गर। क्लियर है। और साइटोप्लाज्म किसका बना होता है, साइटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट है, इसमें क्या होता है, एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है, एक फ्लूइड, सेमी फ्लूइड स्टेट में सब्सटेंस होता है। और ये जो सेमी फ्लूइड स्टेट में जो सब्सटेंस है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
क्या, सॉरी, साइटोसोल, क्या बोलते हैं, साइटोसोल। और इसी साइटोसोल के अंदर ये छोटा छोटा अलग अलग शेप का मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर कंटिन्यू मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा है। एंड दीज मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इसी को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स आर द मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो कुछ भी है वो साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला, इसके अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स है, दैट लिक्विड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोसोल। और इसके अंदर जो छोटा छोटा मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा अलग अलग शेप, अलग अलग साइज का स्ट्रक्चर जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जिसके अंदर कंटिन्यू बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और ये जो साइटोसोल है ये किसका बना होता है, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स। और इसके अंदर होता क्या है, तो हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड मूव्स मटेरियल अराउंड द सेल। सेल के अंदर जो सामान मूव करेगा, सामान एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, क्यों, क्योंकि किसी एक ऑर्गेनेल्स का जो प्रोडक्ट है वो किसी और के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा, फिर इसका प्रोडक्ट उसके लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा। तो ये जो सब्सटेंस का मूवमेंट है अक्रॉस द सेल, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट, दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोसोल। तो अब आपको साइटोप्लाज्म क्लियर हुआ। साइटोप्लाज्म हम लोग बोल देते हैं कि सेमी फ्लूइड स्टेट जो भी सेल, साइटोप्लाज्म वो नहीं है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भी पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट है, सेमी फ्लूइड वाला पार्ट है, दैट इज एक्चुअली साइटोसोल, दैट इज मेड अप ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स। और इसके अंदर जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। और साइटोसोल, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन होता है यहीं पर, और सब्सटेंस का मूवमेंट। क्यों, क्योंकि मान के चलिए इस ये कुछ बना रहा है प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट इसके लिए सबस्ट्रेट है, तो फिर ये सब्सटेंस को मूव करना होगा, तभी ये यहाँ तक पहुंचेगा, तभी ये आगे का काम कर पाएगा, है ना। हम कुछ बना रहे हैं, दूसरा उसको यूज करके कुछ और बनाएगा, क्लियर है, तब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा। तो एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए सबस्ट्रेट, फिर ये उसको इस्तेमाल करके कुछ तीसरा बनाएगा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये कब हो पाएगा, जब सब्सटेंस इजीली मूव करे। और इस इजीली मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इस इजीली मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोसोल। तो आई होप साइटोप्लाज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर का जो लिक्विड वाला पार्ट है दैट इज साइटोसोल, और जो छोटा छोटा मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स, मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स आर द मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिकली एक्टिव और लिविंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस तो पार्ट नहीं है, गोल्जी एपरेटस, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, क्लियर है, प्लास्टिड, और भी बहुत सारा है, प्लास्टिड। दीज ऑल आर द मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दे आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स। इन्हीं को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और एक्चुअली यही वो पार्ट है जो कि सेल के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग फंक्शंस हर कोई परफॉर्म कर रहा है, और जो कि सेल के ओवरऑल फंक्शन को क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो ये सारा सेल ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वैसे तो ये सारा सेल ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से क्या होता है, शेप, साइज, फंक्शन सब में अलग होता है, सबका शेप साइज भी अलग है, फंक्शन भी अलग है। लेकिन इसमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा है जो एक यूनिट की तरह काम करता है, अपना ही गैंग बनाकर काम करता है। वैसे तो सब अलग अलग है, लेकिन कुछ सेल एकदम गैंग बनाकर काम कर रहा है। गैंग बनाकर काम कर रहा है मतलब एक का प्रोडक्ट दूसरा का सबस्ट्रेट, फिर ये कुछ प्रोडक्ट बनाए, ये इसका सबस्ट्रेट है। मतलब सबका फंक्शन जो है ना, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा है जिसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, आपस में कैसा है, कोऑर्डिनेटेड, गैंग बनाकर काम कर रहा है। ये कुछ बनाया,
उस दूसरा इसको यूज करके कुछ और बना रहा है, फिर ये उसको यूज करके कुछ और बना रहा है। मतलब ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन आपस में हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है फंक्शन। एक का सबस्ट्रेट दूसरे का प्रोडक्ट, एक का प्रोडक्ट दूसरे का सबस्ट्रेट। बाकी अलग तो सब होता है, सब एक दूसरे से अलग है फंक्शन में, स्ट्रक्चर में, सब में, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल्स आपस में एकदम कोऑर्डिनेटेड होकर के काम करता है और बनाता है एक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बनाता है? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? फंक्शन ऑफ सम सेल ऑर्गेनल्स आर कोऑर्डिनेटेड। अभी बताएं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन एकदम कोऑर्डिनेटेड होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या हुआ? एक का प्रोडक्ट दूसरा का सबस्ट्रेट होगा, दोनों का फंक्शन एक दूसरे पर डायरेक्ट डिपेंडेंट है। क्लियर है? हालांकि ऑल्दो एवरी सेल ऑर्गेनल्स इज डिफरेंट, सारा सेल ऑर्गेनल्स अलग है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल्स आपस में इतना क्लोजली होता है क्योंकि उनका फंक्शन हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है, एंड दीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स टुगेदर फॉर्म इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स हैं इन्हीं यही बनाते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हम लोग देखेंगे नीट में कि इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का कौन सा सेल ऑर्गेनल्स पार्ट नहीं है। ठीक है, जितना भी नीट का क्वेश्चन पूछा गया था वो टॉपिक वाइज हम लोग वहीं पे कवर कर लेंगे। अब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। कौन कौन? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोमेम्ब्रेन रेटिकुलम दो तरह का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों। गोल्जी कॉम्प्लेक्स विच इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडीज, और प्लांट में गोल्जी बॉडीज को क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम्स और लाइसोसोम। अगेन ये एक स्ट्रक्चर है। एंड वैक्यूल। तो लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ टाइप, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक एंड रफ इंडोप्लाज्मिक, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये एकदम गैंग बनाकर काम कर रहा है, इनका फंक्शन आपस में बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। So these are called as इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आपको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्लियर हो गया। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स जिनका फंक्शन बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड है, हालांकि वो स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज सब अलग है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सबका स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है, लाइसोसोम, वैक्यूल, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सवाल आया था, बहुत सारा ऑप्शन था और उसमें एक ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन था विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? बताइए कौन? ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया। दिख रहा है कहीं माइटोकॉन्ड्रिया इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये जितना दिख रहा है बस यही इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अब अगर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया तो खोजने मत लगिएगा कि हमको तो सिर्फ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया गया है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्मूथ और रफ दोनों है। क्लियर है? समझ में आया? यहां तक किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।